हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 10। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पहली सीरीज जो कि पीएचपी माइस्क्वेल या फिर जावास्क्रिप्ट की है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। खासकर अगर आप रिएक्ट जैसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो उसकी प्लेलिस्ट है, आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। और जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको विजिट कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी के लिए, जैसे नोड जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, लारावेल। आप इन सभी की तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। साथ साथ आप वहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी की जो लिंक होगी मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जेएसएक्स। जेएसएक्स क्या होता है? तो जेएसएक्स जो होता है उसको हम लोग अगर बोला जाए फुल फॉर्म या फिर शॉर्ट हैंड में, तो ये जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, या फिर कहीं कहीं आप इसको जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली यूज किया जाता है एचटीएमएल के जो हमारा कोड होता है उसको जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्ट है उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के अलावा एचटीएमएल का भी यूज करते हैं, लेकिन रिएक्ट जैसे हमें ऐसी कोई फैसिलिटी डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कराता कि हम लोग एचटीएमएल कोड को डायरेक्ट वहां पे इंजेक्ट कर सके या फिर डायरेक्ट हम लोग उसको लिख सके। तो उस केस में हम लोग काफी सारे टेम्पलेट इंजन जो आते हैं उनमें से हम लोग किसी एक को यूज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा फेमस टेम्पलेट है वो है जेएसएक्स। ठीक है, तो जेएसएक्स का यूज किया जाता है एचटीएमएल को कोड को जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए। ठीक है, और जैसे हम लोग नॉर्मली एचटीएमएल कोड लिखते हैं, ठीक एज इट इज हम लोग उस कोड को जेएसएक्स में लिख सकते हैं। इससे इसको समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसको समझना काफी ज्यादा इससे आसान हो जाता है। अब एक चीज में और होती है कि हमने जेएसएक्स में जो हमारा एचटीएमएल कोड है वो तो हमने इसमें लिख लिया, लेकिन अब होगा क्या कि ये डायरेक्टली हमारे ब्राउजर पे रेंडर नहीं करेगा, क्योंकि जो जेएसएक्स है वो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट नहीं है। ठीक, लेकिन जो हमारा ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट के कोड को ही वहां पे रेंडर करता है या फिर वहां पे शो करता है। तो अब जेएसएक्स का कोड हम डायरेक्टली कैसे ब्राउजर पे रेंडर करेंगे? तो उस केस में हमें चाहिए होता है प्री प्रोसेसर लाइक ट्रांसपाइलर, जो कि होता है बेबल। ठीक है, इस बेबल के थ्रू जो हमारा जेएसएक्स का कोड है वो प्योर जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम जो जो भी हम लोग जेएसएक्स में कोड लिखे रहते हैं वो हम लोग आसानी से ब्राउजर पे देख सकते हैं। ठीक, और जो भी हम लोग नॉर्मली एक्सएमएल एचटीएमएल जो भी हम लोग टैग यूज करते हैं, जैसे कि टैग नेम है, एट्रीब्यूट्स है, या फिर जो उसके चिल्ड्रन है, वो सभी प्रॉपर्टी या वो सभी मेथड या फिर वो सभी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या फिर वो सभी एलिमेंट्स हम सब यहाँ पे आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी हमें जेएसएक्स प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ पे उसका एग्जांपल देख सकते हैं जेएसएक्स में कैसे होता है। ठीक, यहाँ पे एक ओपन डिव है, यहाँ पे क्लोज डिव है, और यहाँ पे सिंपल एक h1 हेलो फ्रॉम प्रोग्रामिंग पाथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट को प्रिंट किया गया है। अब जब इसको रेंडर करेंगे ब्राउजर पे तो सिंपल आपको यहाँ पे हेलो फ्रॉम प्रोग्रामिंग पाथ आपको मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा जेएसएक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कांट ब्राउजर रीड जेएसएक्स, मतलब जो हमारा ब्राउजर होता है वो जेएसएक्स को रीड क्यों नहीं कर पाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा जेएसएक्स होता है, ठीक, वो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता। जो हमारा ब्राउजर होता है वो केवल जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर को ही समझता है। सॉरी, वो हमारा, हाँ सॉरी, वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को समझता है। ठीक, माफ कीजिएगा, मैंने जावास्क्रिप्ट ब्राउजर बोल दिया था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक,
तो जो हमारा JSX होता है वो केवल जावा सॉरी जो हमारा ब्राउजर होता है वो केवल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को समझता है, लेकिन जो हमारा JSX है वो एक्चुअली में कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा JSX है वो डायरेक्टली ब्राउजर पे हमारा रेंडर नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए हमें एक आप कह सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्म या फिर हमें एक कंपाइलर चाहिए होगा जो कि जो हमारा JSX का कोड है उसको आसानी से कंपाइल कर ले, ठीक है, या फिर ट्रांसपाइल कर ले और हमें ब्राउजर पे उसका आउटपुट दिखा सके। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बेबल। ठीक, बेबल क्या करता है, जो भी हमारा JSX में कोड लिखा रहता है वो उसको प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इससे हम लोग आसानी से जो भी JSX में कोड लिखे रहते हैं वो हम ब्राउजर में देख पाते हैं। ठीक है, why is switch keyword used in React Router version 4? ये एक अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है कि React Router 4 का जो मेरा वर्जन आया है उसमें हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि राउटर होता क्या है। तो राउटर जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि जैसे हमने सपोज हमारे पास 2 या 3 पेज है, सपोज आप अबाउट अस का और एक कॉन्टैक्ट अस का हमारे पास पेज है। ठीक, अब अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस को पेज को हम कहीं डिफाइन तो करेंगे, आखिर हमारा रिएक्ट कैसे समझेगा कि हमें किस पेज को रेंडर करवाना है। अगर हमने ऊपर यूआरएल में लिखा example.com/contact तो हमारा रिएक्ट कैसे समझेगा कि हमें कॉन्टैक्ट के पेज को ही ब्राउजर पे दिखाना है। या फिर हमने लिखा example.com/aboutus तो रिएक्ट को समझना तो चाहिए ना कि आखिर वो कैसे समझेगा कि हमें अबाउट अस के जो मेरा पेज है उसको रेंडर करना है या फिर उसके आउटपुट को दिखाना है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं राउटर। राउटर क्या करता है कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल राउट्स लिखे होते हैं। जो भी आप जानते हैं कि ये जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस या फिर होम या फिर फीडबैक, ये सारे अब क्या है, ये सब एक तरीके से आप कह सकते हो राउट्स हैं। तो राउटर में ये सारे राउट्स लिखे रहते हैं जो कि एक हमारा जो डिव होता है वो डिव के अंदर ही होता है। ठीक है, जो हमारा डिव होता है वो डिव के अंदर ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि डिव से ये आप कह सकते हो कि इनकैप्सुलेट होता है या फिर वो एक डिव के अंदर पूरा ग्रुप बना होता है। तो अब सपोज मैं चाहता हूं कि राउटर में अगर जो भी मतलब मेरे राउट्स लिखे हुए हैं, और सपोज आप आपने जैसे एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास दो राउट्स है, पहला अबाउट अस और दूसरा कॉन्टैक्ट अस। अब हमने ऊपर राउट में लिखा अबाउट अस तो हमें केवल अबाउट का ही पेज दिखना चाहिए, हमें कॉन्टैक्ट अस का तो पेज दिखना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास तो मल्टीपल राउट्स है, हमारे पास तो दो राउट्स है, अबाउट अस का भी है, कॉन्टैक्ट अस का भी है। अगर हम स्विच कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे एक ही बार में हमारे दोनों जो राउट्स है वो शो हो जाएंगे। अगर हम लिखेंगे ऊपर केवल कॉन्टैक्ट अस तो वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट के अलावा जो हमारे अबाउट अस का पेज होगा वो उसको भी रेंडर कर देगा। ठीक, क्योंकि रिएक्ट राउटर उसको समझ ही नहीं पाएगा कि उसको किस पेज को रेंडर करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि जब हम लोग कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिखे यूआरएल में तो केवल कॉन्टैक्ट अस का पेज ही दिखे, और अगर हम लिखे अबाउट तो हमें केवल अबाउट अस का ही पेज दिखे, उस केस में ही हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और जब भी हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं तो स्विच कीवर्ड करता क्या है कि जो भी हमारे उस राउटर में जितने भी मल्टीपल राउट्स लिखे होते हैं वो उन सभी को एक एक करके चेक करता है। ठीक है, वो एक एक करके चेक करता है और जैसे ही उसको उसका स्पेसिफिक राउट मिल जाता है वो क्या करता है, उसको रेंडर कर देता है और बाकी जो भी होते हैं हमारे राउट्स वो उन सभी को बाईपास कर देता है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग रिएक्ट राउटर में स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक पेज दिखाने के लिए ही हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक्चुअली इसका इंट्रोड्यूस किया गया था जो हमारा रिएक्ट वर्जन है 16.3 उसमें इसका यूज किया गया था। ठीक, बेसिकली इसका वर्क होता है जो हमारा स्टेट होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा रिएक्ट जो होता है वो कंपोनेंट बेस होता है और हर कंपोनेंट में मल्टीपल स्टेट होते हैं। तो सपोज अगर हमें किसी स्टेट को किसी दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो ठीक है, वहां पे तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप का यूज करते हैं। लेकिन
अब सपोज आपके पास एक से लेकर के कम से कम 10 कंपोनेंट है और हमें पहले कंपोनेंट से डेटा पास करना है, जो हमारा 10वां कंपोनेंट है उसमें, बिना किसी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंपोनेंट डेटा पास किए हुए। मतलब अगर हम डायरेक्टली प्रॉप का यूज करेंगे तो हम डेटा कैसे पास करेंगे, पहले एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट डेटा पास करेंगे, फिर दूसरे तीसरे, फिर तीसरे चौथे, ऐसे करते करते हम लोग डेटा को पास करेंगे 10वें कंपोनेंट में। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉप जो हमारा प्रॉप है उसको एक के बाद एक मल्टीपल कंपोनेंट में भेज रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग। तो इसी को कम करने के लिए हम क्यों, हम अगर मुझे डेटा फर्स्ट कंपोनेंट से जो हमारा 10वां कंपोनेंट है अगर हमें उसमें भेजना है, तो हम सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट या फोर्थ कंपोनेंट डेटा क्यों भेजें। ठीक है, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इस चीज को कम करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो होता है वो एक्चुअल में जो हमारा रिएक्ट है वो उसका इंटरनल पार्ट होता है, ना कि यह कोई एक अलग से लाइब्रेरी है या ऐसा कुछ नहीं है। ये रिएक्ट का ही अपना एक पार्ट होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 16.3 वर्जन में। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई होते हैं उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होता है प्रोवाइडर, और तीसरा होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम सिंपल टर्म में अगर बात करें तो ये सिंपल एक प्रोवाइडर और कंज्यूमर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये उसको फॉलो करता है। प्रोवाइडर मतलब क्या, कि जो चीजों को प्रोवाइड करता है, जो चीजों को बनाता है वो हो गया प्रोवाइडर, और जो इन चीजों को यूज करता है वो हो गया कंज्यूमर। ठीक है, तो ये इन दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। मतलब अगर हमें कोई डेटा किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजना है, तो मेरा जो पहला कंपोनेंट है जहां से डेटा हम लोग भेजना है वो हो गया हमारा प्रोवाइडर। ठीक, और जिस कंपोनेंट में हमें डेटा निकालना है, जिस कंपोनेंट में डेटा हमको यूज करना है वो हो गया हमारा कंज्यूमर। ठीक है, अब प्रोवाइडर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका एक टैग आता है, हम लोग उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो हम लोग डेटा को आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन डेटा को कंज्यूम करने के लिए, डेटा को यूज करने के लिए हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट नाम का एक हुक होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये हम लोग अगले इंटरव्यू क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।